हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अपनी कहानी का तीसरा भाग आप लोगों के सम्मुख लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो देर न करते हुए चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। नवीन ने फूल तथा धूप जोड़कर रुपए गुरुचरण बाबू से लिए। अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया। तसमुस वापस करते समय उन्होंने गुरुचरण बाबू से पूछा, कहो गुरुचरण बाबू, यह इतने रुपए तुम्हें किसने दिए? नवीन राय अपने रुपए पाकर तनिक भी खुश नहीं हुआ। रुपए वापस लेने की ना तो इच्छा थी और ना ही गुरुचरण बाबू से ऐसी उम्मीद करते थे। उनके हृदय में तो एक दूसरी ही धारणा थी कि वह गुरुचरण बाबू का मकान गिराकर उस पर अपना दूसरा महल खड़ा करेंगे। वह इच्छा पूरी न हुई। इसी कारण वह आवेश में आकर व्यंग पूर्वक कहने लगे, वह क्यों न मनाही ही वह क्यों न मनाही की होगी। भैया गुरुचरण, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। सारा दोष और लगाव तो मेरा है। जो मैंने तुमसे रुपयों का तकाजा किया, यही कलयुग की उल्टी माया है। दुखद पूर्ण शब्दों में गुरुचरण बाबू ने कहा, भैया आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैंने तो केवल आपका रुपया अदा किया है। आपकी दया का बोझ मेरे ऊपर सदैव रहेगा। मैं उससे कभी ऋण मुक्त न होऊंगा। नवीन बाबू यह बात सुनकर मुस्कुराए। वो बड़े ही पक्के जो ठहरे। यदि वह ऐसे पक्के न होते तो केवल केवल गुड़ के व्यापार में ही इतना अधिक धनराशि इकट्ठा न कर पाते। वो बोले, भैया तुम कुछ भी कहो, परंतु ऐसे विचार पर वास्तव में पूरा रुपया इस प्रकार ना अदा करते। मैंने तो केवल रुपए मांगे थे, वहीं भी तुम्हारी मामी की बीमारी के लिए। अच्छा खैर, यह तो बताओ कि कितने रुपए सूद पर मकान को रहन रखा है। ना तो घर रहन किया और ना ब्याज ही कुछ तय हुआ। नवीन राय को तनिक विश्वास न हुआ। उन्होंने पूछा, अरे इतने रुपए बिना लिखा पढ़ी? हाँ दादा, ऐसा ही है। बहुत ही सज्जन लड़का है। ऐसा जान पड़ता है कि दया मूर्ति है। लड़का? कौन लड़का? गुरुचरण बाबू ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। जो कुछ कह डाला वह नहीं कहना चाहिए था। गुरुचरण बाबू को चुप देखकर नवीन राय समझ गया कि वह कुछ भी बताना ठीक नहीं समझते। इस कारण मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा बताना मना है तो ना बताओ, जाने दो। फिर भी सुनो, मैंने दुनिया के सभी रंग देखे हैं। कोई भी बिना मतलब रुपए निकाल कर नहीं देता। कहीं ऐसा ना हो कि आगे की परेशानी का शिकार बन जाओ। इसलिए तुमको अभी से चेतावनी दे रहा हूँ। गुरुचरण बाबू कुछ उत्तर न देकर तसमुख हाथ में लेकर चल दिए। चलते समय नवीन राय को उन्होंने नम्रता पूर्वक नमस्कार किया। अपने स्वस्थ सुधार हेतु भुवनेश्वरी प्रायः पश्चिम के किसी शहर को चली जाया करती थी। जलवायु बदल जाने से उसका अजीर्ण रोग बहुत कुछ दब जाता था। उसी रोग के बहाने नवीन राय गुरुचरण बाबू से कड़ा तकाजा कर बैठे। अब भुवनेश्वरी की भी तैयारी पश्चिम जाने के लिए होने लगी। अन्ना कली शेखर के कमरे में पहुंची और बोली, शेखर भैया, आप लोग कल ही बाजार जा रहे हैं। इस समय शेखर अपना सामान संभाल कर रखने में लगा हुआ था। उसने ऊपर देखकर अन्ना कली से कहा, मेरी प्यारी बहन, जाकर दीदी को तो बुला ला। उसे भी जाने के लिए जो कुछ करना हो कर जाए। अभी तो मुझे सैकड़ों काम करने बाकी हैं। समय भी अधिक नहीं है। शेखर का ख्याल था कि हर साल की तरह ललिता भी जाएगी। गर्दन हिलाकर अन्ना कली ने कहा, इस बार दीदी साथ नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? वाह वाह वाह, आपको यह भी नहीं पता? इस माघ फागुन में शादी के लिए पिताजी उसके वर की तलाश कर रहे हैं। यह सुनते ही शेखर दुखी हो गया। उसके कुछ भी उत्तर नहीं दिया, भौचक्का सा देखता रहा। जो कुछ अन्ना कली ने घर में सुना था
वह सब विवरण के साथ शेखर को सुनाया। उसने कहा कि शादी में जो खर्चा होगा गिरीन्द्र बाबू देंगे। लड़का भी हर प्रकार से योग्य होना चाहिए। योग्य वर की खोज में पिताजी आज भी दफ्तर नहीं जाएंगे। वहीं गिरीन्द्र बाबू के साथ वर देखने जा रहे हैं। इन सभी बातों को शेखर ध्यानपूर्वक सुनता रहा। उसके हृदय में तरह तरह की भावनाएं उठने लगी। उसने देखा है कि इधर ललिता उसके पास बहुत कम आती है। अन्नाकली फिर बोली, भैया गिरीन्द्र बाबू बहुत ही भले आदमी है। मझली दीदी के ब्याह में हमारा मकान ताऊ जी ने रेहन रखा था। इस बात को सोचकर बाबूजी कहते थे कि 2 माह बाद घर हाथ से निकल जाएगा और सड़क की कोठरी का सामना करना पड़ेगा। इस बात पर दया सागर गिरीन्द्र बाबू ने बाबूजी को कर्ज का सारा रुपया दे दिया। छोटी दीदी कल कहती थी कि अब हम लोगों को घर छोड़ने का भय नहीं रहा। सच है ना शेखर दादा? इन बातों को अन्नाकली से सुनकर शेखर अवाक हो गया और कुछ भी उत्तर न दे सका। शेखर को चुप देखकर अन्नाकली ने पूछा, क्या सोच रहे हो दादा? शेखर यह सुनकर चौंक पड़ा और बोला, जा दीदी को जल्दी बुला तो ला। यह बता देना कि मैंने बुलाया है, जरूरी काम है, दौड़ती हुई जा। तुरंत दौड़ती हुई अन्नाकली ललिता को बुलाने गई। उसके जाने पर शेखर भावनाओं के सागर में उथल पुथल मचाने लगा। सामने संदूक खोले वह ज्यों का त्यों बैठा रहा। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या साथ ले जाए और क्या नहीं। उसे नेत्रों में चकाचौंध प्रतीत होने लगा। शेखर के बुलावे को सुनकर ललिता तुरंत ऊपर आई, परंतु कमरे में जाने के पूर्व उसने शेखर को बड़े गहरे विचारों में निमग्न सा देखा। शेखर जमीन की तरफ ताक रहा था। सामने संदूक खुला पड़ा था। चेहरे पर चिंता की रेखा झलक रही थी। शेखर की ऐसी दशा तथा उसकी ऐसी मुखाकृति ललिता ने पहले कभी न देखी थी। वह आश्चर्य में पड़ गई, साथ ही साथ उसे भय भी हुआ। डरते हुए धीरे धीरे वह शेखर के पास आई। उसको देखते हुए शेखर ने कहा, आओ ललिता बैठो। शेखर को मानो अब स्वप्न से छुटकारा मिला। बड़े ही मंद स्वर में ललिता ने पूछा, मुझे आपने बुलाया था? हाँ। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने कहा, कल सवेरे की गाड़ी से माँ के साथ मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ। हो सकता है कि इस बार लौटने में देर हो जाए। यह चाबी लो, तुम्हारी आवश्यकता के रुपए दराज में हैं। प्रतिवर्ष ललिता बड़े उत्साह से भुवनेश्वरी के साथ जाया करती थी। उसको स्मरण हुआ कि कितने उत्साह के साथ वह सभी सामान संभाल कर इसी बक्स में रखा करती थी। आज उसे खोलते हुए संदूक को देखकर दुख हो आया। शेखर खांस कर गले को साफ करते हुए और उसकी ओर देखते हुए बोला, ललिता देखो, बहुत होशियारी से रहना। फिर भी यदि तुम्हें कोई ज़रूरत लगे तो भैया से मेरा पता लेकर बिना संकोच मुझे लिखना। दोनों ही चुप रह गए। ललिता मन ही मन अनुमान लगाने लगी कि शायद शेखर को मालूम हो गया है कि इस बार वह उसके साथ न जाएगी। साथ ही मन यह भी सोचा कि शायद उन्होंने मेरे न जाने का कारण ज्ञात हो गया है। इस बात को सोचकर वह मानो शर्म से जमीन में धंस गई। एकाएक शेखर ने कहा, ललिता तुम जाओ, तुमको मालूम है कि मुझे बहुत काम करने हैं। काफ़ी समय हो आया, ऑफिस भी जाना है। ललिता उसी संदूक के सामने आकर बैठ गई और कहने लगी, जाओ ऑफिस जाने की तैयारी में लगो, मैं सब सामान ठीक से रख दूंगी। अच्छा, इससे भली और क्या बात हो सकती है। ललिता को चाबी का गुच्छा देकर शेखर बाहर जाने लगा। जाते समय कुछ ख्याल आया, अतः दरवाजे के पास खड़े होकर उसने कहा, मुझे क्या क्या आवश्यकता है या तुम्हें मालूम है ना? ललिता संदूक के अंदर की वस्तुओं को एक एक करके देखने लगी। शेखर की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। शेखर ने नीचे जाकर माँ से पूछकर मालूम किया कि अन्नाकली ने जो कुछ कहा वह सत्य है। गुरुचरण बाबू ने पूरा कर्जा अदा कर दिया। ललिता के लिए योग्य वर की खोज है, यह भी सत्य है। तत्पश्चात कुछ और पूछकर वह स्नान करने के लिए चला गया। लगभग 2 घंटे के पश्चात नहा खाकर शेखर अपने कमरे में कपड़े पहनने के लिए आया। कमरे में आते ही उसे देखकर वह एकाएक आश्चर्य में पड़ गया।
इन 2 घंटों में ललिता ने कुछ कार्य नहीं किया। वह बक्स के पास मन मारे माथा टेके हुए खामोश बैठी थी। शेखर के आने की आहट से उसने झट सिर उठाया और फिर तुरंत गर्दन नीची कर ली। रोते रोते उसकी आंखें फूल आई थी। शेखर की नज़र उसकी आंखों पर अवश्य पड़ी, परंतु उसने ना देखने का बहाना किया। तुम चुपचाप अपने दफ्तर के कपड़े पहनने लगा। कपड़े पहनते हैं, सहज भाव से उसने कहा। अभी रहने दो ललिता, इस समय तुमसे यह सब ना हो सकेगा। दोपहर में आकर रख जाना। यह कहकर शेखर ऑफिस चला गया। उसने ललिता के मनोभाव को पूर्ण रूप से समझ लिया था। फिर भी हर बात को बगैर सोचे समझे कह डालना वह उचित नहीं समझता था, और ना ही उसकी हिम्मत ही हुई। वह उसी शाम मामा को चाय देने के समय कमरे में आई तो वहां शेखर को भी उपस्थित देखकर दंग रह गई। वह यात्रा पर जाने से पहले गुरुचरण बाबू से मिलने के लिए आया था। ललिता ने चाय तैयार करके गिरीन्द्र और मामा के सामने 2 कप में लाकर रख दिए। गिरीन्द्र ने पूछा, क्यों ललिता, शेखर बाबू को चाय न दोगी? मीठी स्वर में ललिता ने कहा। ललिता ने एक दिन ऐसा कहा भी न था कि शेखर दादा चाय नहीं पीते और अन्य को पीने भी नहीं देना चाहते। तत्काल गिरीन्द्र बाबू को बात याद आ गई थी। हाथ में चाय का कप लेकर गुरुचरण बाबू ललिता के लिए ढूंढे गए वर की बात करने लगे। लड़का अच्छा है, बीए में पढ़ रहा है। यह सब कह चुकने के पश्चात फिर बोले, फिर भी तो वह लड़का गिरीन्द्र को ना भाया। इतना जरूर है कि लड़का विशेष साफ और सुंदरी नहीं है। फिर भी शादी के बाद कौन रूप रंग और सुंदरता देखता है, और यह रंग रूप काम ही क्या आता है। मर्द की अच्छाई तो उसके गुणों में होती है। गुरुचरण बाबू की एकमात्र इच्छा यह थी कि किसी तरह ललिता का प्राणी ग्रहण हो और उसके सिर से यह बोझ उतरे। आज ही शेखर का परिचय गिरीन्द्र को यहीं पर बैठे हुआ था। गिरीन्द्र को देखकर शेखर को कुछ हंसी आई और उसने कहा, आखिर गिरीन्द्र बाबू को क्यों लड़का अच्छा नहीं लगा? लड़का भी पढ़ता है, उम्र भी ठीक है, फिर तो कोई कमी नहीं है। सुपुत्र के यही सब गुण है। गिरीन्द्र को लड़का पसंद क्यों नहीं है? इस बात शेखर समझ चुका था। उसे भविष्य में भी कोई लड़का भला ना मालूम होगा। गिरीन्द्र ने इस बात का कुछ उत्तर नहीं दिया। उसका मुंह आराक्त हो उठा। शेखर ने उस आराक्त मुखाकृति को भी देख लिया। वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, काका जी, कल मैं माँ को लेकर प्रयाग जा रहा हूँ, परंतु याद रखिएगा, ठीक समय पर शुभ कार्य की खबर अवश्य दीजिएगा। गुरुचरण बाबू ने उत्तर दिया, क्या कहते हो बेटा, तुम ही तो मेरे लिए सब कुछ हो, मेरा है ही कौन। फिर ललिता की माँ की अनुपस्थिति में कोई काम भी तो नहीं हो सकता। क्यों बेटी? इतना कहकर गुरुचरण बाबू मुस्कुराए और ललिता की ओर देखा, मगर ललिता को वहां न देखकर बोले, आखिर ललिता यहाँ से कब चली गई? शेखर ने कहा, ज्यों ही यह बात छिड़ी वह चली गई। ज्यों ही यह बात छिड़ी वह चली क्यों ना जाए। अत्यंत गंभीर भाव से गुरुचरण बाबू ने कहा, वह चली क्यों ना जाए? आखिर यह भी सयानी हुई, समझ भी उसकी कम नहीं है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहने लगे, मेरी पुत्री ललिता सरस्वती और लक्ष्मी को सम्मिलित स्वरूप है। ऐसी लड़की होना ही कठिन है। ऐसी औलाद बड़े पूजा पाठ के बाद मिलती है। शेखर भैया, यह बात उनके मुख से निकलते ही उनके दुबले मुख पर एक प्रकार की चमक दौड़ गई। उनकी ऐसी अवस्था देखकर गिरीन्द्र तथा शेखर दोनों में श्रद्धा का भाव उमड़ आया। ललिता अपने विषय की बात होते देखकर वहां से चली आई और सीधे शेखर के कमरे में पहुंची। उसने शेखर के बक्स को खींचकर रोशनी में किया और सभी कपड़े तथा आवश्यक सामान उसमें रखना शुरू किया। उसी समय शेखर भी वहां आ गया। शेखर के आते ही ललिता की दृष्टि उस पर पड़ी और वह एकाएक चक्कर में पड़ गई, कुछ बोल न सकी। जिस प्रकार किसी मुकदमे का हारा मुवक्किल
एकदम निर्जीव सा हो जाता है, बोल ही नहीं पाता। उसकी सूरत बिगड़ जाती है, उसको पहचान